स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल द स्मार्ट स्टडी कॉर्नर में। दोस्तों आज हम लोग क्लास 9 के चैप्टर 2 के कॉन्सेप्ट को और उससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को हल करेंगे। चैप्टर 2 है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं। चैप्टर 1 का वीडियो अपलोड कर दिया गया है, जो नहीं देखे उसको ज़रूर देख लें। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। पहले जानेंगे कि पदार्थ क्या है। पदार्थ एक प्रकार का द्रव्य है जो कि भौतिक प्रक्रमों द्वारा अन्य प्रकार के द्रव्य में पृथक नहीं किया जा सकता। एक शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के कणों का बना होता है। हमने पिछला चैप्टर 1 में भी पढ़ा है कि पदार्थ वो सारी चीज़ें हैं जो अपना स्थान घेरती है। यहाँ एक तरह का द्रव्य की बात की जा रही है। द्रव्य मतलब कोई भी चीज़ जो भौतिक प्रक्रम में है और जिसको अलग नहीं किया जा सकता, जिसको तोड़ा नहीं जा सकता। अगर शुद्ध पदार्थ है तो एक ही कण से बना होगा। जैसे ऑक्सीजन गैस एक शुद्ध पदार्थ है, तो वो ऑक्सीजन गैस के बना होंगे, एक ही कणों से बना है। O और O दो कण भी लगे हैं तो ये हमारा एक तरह का अणु है। H2O जल। यहाँ देखा जाए तो हाइड्रोजन कण भी है और ऑक्सीजन कण भी, तो अलग अलग कण है। शुद्ध पदार्थ होने के लिए क्या चाहिए? एक ही कणों से बना होना चाहिए, एक ही कण से बना होना चाहिए। ठीक है, आगे आते हैं। मिश्रण क्या है? मिश्रण से नाम से पता चल रहा है जहाँ एक या दो या उससे अधिक तत्व या यौगिक मिलकर बनाए हैं। जैसे वायु में बहुत सारे गैस होते हैं। अगर हम बात कर रहे हैं मिश्रण की, तो मिश्रण एक पदार्थ है जो दो या अधिक तत्वों और यौगिकों का रासायनिक रूप से संयुक्त हुए बिना बना होता। मिक्स नहीं होता है, रासायनिक रूप से मिलता पूरा नहीं है, लेकिन हम लोग उसको मिला के रखे हुए हैं वायु, जिसको अलग किया जा सकता है। तो ये क्या कहलाता है? मिश्रण। मिश्रण के प्रकार देख लेते हैं। मिश्रण दो प्रकार के हो सकते हैं, एक समांगी मिश्रण, एक विषमांगी मिश्रण। समांगी कहने का अर्थ है कि जब दो या उससे अधिक तत्वों को मिलाते हैं तो पूर्णतः मिल जाता है, पूरी तरह से। जैसे हम जब चीनी और पानी का घोल मिलाते हैं, शरबत बनाते हैं, तो चीनी का पता नहीं रहता है कि कहाँ पर है और पानी कहाँ पर है, दोनों बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो जाते हैं। एक तरह का वो समांगी मिश्रण का उदाहरण है। विषमांगी का उदाहरण की बात करें तो अगर हम बालू और लोहे को मिला दें तो पता चल जाता है कि कहाँ बालू है और कहाँ लोहे का बुरादा है। समांगी मिश्रण का अर्थ है वे मिश्रण जिनमें पदार्थ परस्पर पूर्ण रूप से मिश्रित होते हैं और एक दूसरे से अविभेद होते हैं, समांगी मिश्रण कहलाते हैं। संपूर्ण द्रव्यमान में एक समान संगठन होता है, सब जगह एक जैसा मिक्स होता है। उदाहरण स्वरूप जल में शर्करा और चीनी का विलयन एक प्रकार का समांगी मिश्रण है। विषमांगी मिश्रण वे मिश्रण जिसमें पदार्थ पृथक रहते, अलग अलग रहते। एक पदार्थ छोटे कणों, छोटी छोटी बूंदों तथा बुलबुले के रूप में दूसरे पदार्थ में हर जगह फैला रहता है, उसे विषमांगी मिश्रण कहते हैं। विषमांगी मिश्रण में उसके पूरे द्रव्यमान में एक संगठन नहीं होता। पूरा द्रव्यमान जहाँ पे भी मिक्स होता है वो पूरा तरह से मिक्स नहीं होता है। उदाहरण अगर देखें तो चीनी और बालू का मिश्रण एक विषमांगी मिश्रण है, क्योंकि मिश्रण के विभिन्न भागों में शक्कर और बालू का भिन्न भिन्न मिश्रण संगठक होगा, अलग अलग दिखेगा। द्रवों में ठोसों के निलंबन भी विषमांगी मिश्रण है। विलयन क्या है? विलयन कहने का अर्थ है कि विलयन दो या उससे अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं। जब वो दो या उससे अधिक पदार्थ को मिला देते हैं और वो पूर्णतः मिल जाता है, यानी समांगी हो जाते हैं मिश्रण, तो वो विलयन कहलाते हैं। जैसे नींबू जल, सोडा जल आदि विलयन के उदाहरण हैं। विलयन के प्रकार है। किसी विलयन के दो भागों विलायक और विलय में बांटा जाता है। विलायक कहने का अर्थ है विलयन का वह घटक जो अधिक मात्रा में उपस्थित होता है, विलायक कहलाता है। जैसे चीनी और पानी को ले लेते हैं। पानी एक तरह का क्या है? विलायक है, क्योंकि इसी में चीनी घुलना है, ना कि चीनी पानी में घुलता है। पानी में चीनी घुलता है, इसका मतलब है पानी जो अधिक मात्रा में है वो विलायक है, चीनी जो घुलता है वो विलय है। चलिए विलय को भी देख लेते हैं। विलय क्या है? विलयन का वह घटक जो कम मात्रा में उपस्थित होता है, विलय कहलाता है। विलयन के क्या क्या गुण होते हैं उसको भी देख लेते हैं। विलयन एक समांगी मिश्रण होता है। विलयन के कण व्यास में 1 नैनोमीटर से भी छोटे होते हैं, 1 नैनोमीटर, इसलिए वे आँख से नहीं देखे जा सकते कि कहाँ पर मिक्स हो रहा है। अपने छोटे आकार के कारण विलयन के कण गुजर रही प्रकाश की किरणों को फैलाते भी नहीं है, इसलिए विलयन में प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता। छानने की विधि द्वारा विलय के कणों को विलयन में से पृथक नहीं किया जा सकता। अगर हम लोग छाननी से जो चाय छानते हैं, उससे छाननी से अगर शरबत को छाने तो क्या चीनी पानी अलग होगा? नहीं हो सकता।
वो पूर्णतः मिक्स रहते हैं। विलयन को शांत छोड़ देने पर भी विलय के कण नीचे नहीं बैठते। जैसे अगर हम बात करें पानी और मिट्टी का मिक्स को अगर थोड़ा देर रोक दें या शांत रख दें तो मिट्टी बैठने लगती है, लेकिन चीनी पानी घोल में या विलयन में ऐसा नहीं होता है, अर्थात विलयन अस्थायी होते हैं। विलयन की सांद्रता की बात करें तो किसी विलयन के प्रति लीटर आयतन में घुले विलय पदार्थ की मात्रा को ही विलयन की सांद्रता कहते हैं। यानी 1 लीटर आयतन में कितना विलय पदार्थ घुला है उसी को सांद्रता कहते हैं। संतृप्त विलयन, दिए गए निश्चित तापमान पर यदि विलयन में विलय पदार्थ नहीं घुलता है तो उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। कोई भी एक तापमान पर अगर विलयन में जो भी हम लोग विलय डाल रहे हैं घुलने के लिए, अगर वो नहीं घुल रहा है तो वो संतृप्त विलयन कहते हैं। असंतृप्त विलयन, यदि एक विलयन में विलय पदार्थ की मात्रा संतृप्तता से कम हो तो इसे असंतृप्त विलयन कहा जाता है। अति संतृप्त, यदि विलयन में विलय पदार्थ की सांद्रता संतृप्त स्तर से भी अधिक हो तो ये अति संतृप्त विलयन कहते हैं। निलंबन क्या है? निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है और क्या था, हमारा विलयन एक समांगी मिश्रण था। निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है जिसमें विलय पदार्थ के कण घुलते नहीं हैं, वहाँ घुल रहे थे, अपितु माध्यम की समष्टि से में निलंबित रहते हैं। ये निलंबित कण आंखों से देखे जा सकते हैं, यानी थोड़े बड़े बड़े होते हैं। जैसे आटा और जल का मिश्रण करे तो आटा दिखने लगता है, बालू और जल का मिश्रण करे तो भी बालू दिखता है, यानी उससे बड़े होते हैं। ठीक है। निलंबन के गुणधर्म की बात करें, यह एक विषमांगी मिश्रण है। ये कण आंखों से देखे जा सकते हैं। ये निलंबित कण प्रकाश किरण को फैला देते हैं जिससे उसका मार्ग दृष्टिगोचर यानी इधर उधर हो जाता है। जब इसे शांत छोड़ देते हैं तब ये कण नीचे की ओर बैठ जाते हैं, अर्थात निलंबन अस्थायी होता है। यानी कि अगर हम बालू और मिट्टी ये पानी में घुला हुआ है तो उसको शांत छोड़ देते हैं, बालू मिट्टी नीचे बैठ जाते हैं और उससे साफ पानी ऊपर आ जाता है। इसका मतलब ये निलंबन जो है अस्थायी है, अस्थायी नहीं है, पूरी तरह से मिक्स हमेशा नहीं रहते हैं। छानन विधि द्वारा भी कणों को पृथक किया जा सकता है। राइट। अब आते हैं कोलाइडल। कोलाइडल है क्या? कोलाइड है क्या? वह विलयन, ये एक तरह का विलयन है, अगर कण का आकार बढ़ जाए 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच हो तो वो कोलाइड कहलाता है। जैसे स्टार्च विलयन, दूध, रक्त इतना हो जाता है कि अपना अस्तित्व ही अलग बना लेता है। जैसे दूध और रक्त को देखें तो अपना सिस्टम बदल लेता है पूरा, इसके कण इतने बड़े होते हैं। मिक्स भी है पूरी तरह से, ऐसे नहीं कि दूध में भी कुछ चीज़ें को हम अलग करके निकाल सकते हैं, वहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं लेकिन पूरी तरह से मिक्स है, यानी एक तरह का समांगी है। लेकिन वो कलर चेंज कर रहे हैं, इसका मतलब वो आकार में बहुत बड़े बड़े हैं। कोलाइड के गुणधर्म की बात करें तो यहाँ पर भी बात किया जा रहा विषमांगी मिश्रण है। कोलाइड के कणों का आकार इतना छोटा होता है कि ये पृथक रूप से आंखों से तो नहीं देखे जा सकते। जब इनको शांत छोड़ दिया जाता है तब ये कण तल पर बैठते हैं, अर्थात ये अस्थायी होते हैं। ये छानन विधि द्वारा मिश्रण से पृथक नहीं किया जा सकता, किंतु एक विशेष विधि अपकेंद्रीकरण विधि द्वारा पृथक किए जा सकते हैं। ये इतने बड़े होते हैं कि प्रकाश की किरण को फैलाते हैं और उसके मार्ग को दृश्य बनाते हैं। टिंडल प्रभाव क्या है? कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश की किरणों का फैलना टिंडल प्रभाव कहलाता है। क्योंकि अगर हम दूध से या खून के द्वारा अगर हम लाइट प्रभावित कर रहे हैं तो लाइट पूरी तरह से पार नहीं होती है, तो इसको यही जो इफेक्ट है, जो प्रभाव डालाता है, वही प्रभाव टिंडल प्रभाव कहलाता है। मिश्रण को पृथक करने के बहुत सारे नियम हैं, जो मिक्स होते हैं बहुत सारे नियम से अलग किया जा सकता है। पहला नियम वाष्पीकरण। वाष्पीकरण का मूल उद्देश्य है कि मिश्रण के जो भी 2 पदार्थ है या उससे अधिक पदार्थ है उनको अलग अलग पदार्थ में तोड़ना, जिसमें एक पदार्थ को वाष्पीकरण के द्वारा बाहर कर देना है। जैसे एक पदार्थ का क्वथनांक दूसरे से कम होता है, क्योंकि क्वथनांक अगर जल की देखें तो 100 डिग्री सेल्सियस है, 100 डिग्री में ही वो पिघलना शुरू होता है। ये पिघलना बोले तो ये बॉयल होना शुरू होता है, भाप बनना शुरू होता है 100 डिग्री सेल्सियस पर। इसका अर्थ हुआ कि अगर जल के साथ कोई चीज़ को मिक्स किया गया है तो अगर हम 100 डिग्री सेल्सियस पर उसको गर्म करें तो जल वाष्प बनकर उड़ जाएगा और जो उसमें मिश्रित चीज़ें हैं, चीनी हो या कुछ भी हो, वो रह जाएंगे। अब केंद्रीकरण क्या है? इसका उद्देश्य है कि कणों या पदार्थों के घनत्व के कारण पृथक्करण, जब किसी पदार्थ को तेजी से घुमाया जाता है तो भारी कण नीचे की तरफ दबाव डालते हैं और हल्के कण ऊपर चले जाते हैं। अब केंद्रीकरण कहलाते हैं। पृथक्करण कीप, इसका सिद्धांत है
दो अघुलनशील द्रव जो दोनों एक साथ नहीं घुल सकते को आसानी से पृथक्करण कीप द्वारा अलग कर सकते हैं। पृथक्करण कीप का स्टॉप कॉर्क खोलने से पानी दूसरे बीकर में इकट्ठा कर सकते हैं और दूसरे बीकर में बचा तेल इकट्ठा कर सकते हैं। यानी कि तेल और जल को हम लोग अलग अलग इस विधि द्वारा किया जा सकता है। अब आते हैं ऊर्ध्वपातन विधि। दो पदार्थों के बीच एक पदार्थ ऊर्ध्वपातित हो जाता है, सीधे ठोस से गैस बन जाता है, जबकि दूसरा ऐसे ही रहता है, जिससे दोनों को अलग किया जा सकता है। क्रोमेटोग्राफी, किसी मिश्रण में रंगीन यौगिक रंजित कणों को पृथक कर सकते हैं किसी सोखने वाले फिल्टर पेपर की सहायता से। जब पानी के कण ऊपर की ओर दो अलग अलग रंग के साथ आ जाते हैं तो क्रोमेटोग्राफी पेपर द्वारा दोनों पृथक हो जाते हैं, क्योंकि दोनों रंग अलग अलग गति से सोख लिए जाते हैं रंगों वाले। आसवन विधि, दो संघटकों के बीच एक का क्वथनांक दूसरे से कम होता है। यह विधि दो या दो से अधिक घुलनशील द्रवों को अलग करने के लिए किया जाता है। यह भी क्वथनांक है। क्रिस्टलीकरण, किसी मिश्रण से अशुद्धियों को दूर करने के लिए पहले किसी उपयुक्त विलयन में घोलना और क्रिस्टलीकरण द्वारा एक संघटक को पृथक करना होता है। भौतिक परिवर्तन क्या है? वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ की अवस्थाओं का अंतः रूपांतरण तो होता है, परंतु पदार्थ के संगठन तथा रासायनिक प्रकृति में कोई भी परिवर्तन नहीं होता, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। जैसे जल का नमक में घुलना। अगर हम इसको नमक और जल को अलग करें तो यहाँ अगर हम क्वथनांक तापमान को दें 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करें तो जल वाष्प बनकर उड़ जाएगा और नमक रह जाएगा, और जो जल वाष्प बनकर उड़ेगा वो जल का ही गुण होगा और जो रुकेगा वो भी नमक का ही गुण होगा। इसका मतलब जो उनकी अवस्थाएं भले परिवर्तित हो रही हैं लेकिन उनका गुण में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, उनकी प्रकृति में किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होता। बल्ब जलना, मोम का पिघलना, ये अपने भौतिक परिवर्तन के उदाहरण हैं। ठीक है। रासायनिक परिवर्तन, तो रासायनिक परिवर्तन की बात करें, अगर वो परिवर्तित हो गया तो दोबारा उसको नहीं पा सकते हैं। अगर लोहे में जंग लग गया तो वो दोबारा लोहा नहीं बना सकते हैं। अगर दूध से दही बन गया, शुद्ध दही को फिर से दूध नहीं बना सकते। इस तरह के परिवर्तन ही तो रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। वे परिवर्तन जिनमें एक या अधिक पदार्थ किसी अन्य पदार्थ में परिवर्तित हो जाते हैं वे रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। जैसे लोहे पर जंग लगना, कार्बन का जलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनाना आदि। तत्व क्या हैं? यहाँ से इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। यह भी एक पदार्थ का मूल रूप है जिसे रासायनिक अभिक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता, तत्व कहलाते हैं। जैसे अगर हम बात कर रहे हैं 108 तत्वों की, सोडियम, पोटेशियम, आयरन, सोना, चांदी, सिल्वर, ये जितने भी चीज़ें हैं वो सब तत्व कहलाते हैं। यह मूल रूप है, पदार्थ का मूल रूप है जिसको अलग नहीं किया जा सकता। हाँ, अनेक तत्वों को मिलाकर नई चीज़ें, नई यौगिक या नए अणुओं का निर्माण किया जा सकता है, परंतु तत्व जो है वो मूल रूप है, इससे और तोड़ा नहीं जा सकता। टूटेगा भी तो ये स्वयं का तत्व ही रहेगा, अलग नाम उसका नहीं पड़ेगा। सोडियम, तांबा, लोहा आदि। तत्वों का वर्गीकरण, तत्वों को धातु, अधातु, उपधातु में बांटा गया है। धातु क्या है? वे तत्व जो सामान्य अभिक्रियाओं में अपने परमाणुओं से एक अथवा अधिक इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं धातु कहलाते हैं। इलेक्ट्रॉन का त्याग यानी विद्युत का चालन। जैसे तांबा, लोहा, चांदी, ये सबको क्या कहा गया है? धातु। अधातु वे तत्व जो सामान्य अभिक्रियाओं में दूसरे तत्वों के परमाणु से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं अधातु कहलाते हैं। ऑक्सीजन, क्लोरीन, आयोडीन, ब्रोमीन, ये सब। उपधातु क्या है? कुछ तत्व धातु और अधातु के बीच के गुणों को दर्शाते हैं जिन्हें उपधातु कहते हैं। जैसे बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सब क्या है? उपधातु के उदाहरण है। यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बनती है। पूछा जाएगा कि इनमें से कौन उपधातु है, दिया रहेगा सोना, चांदी, जर्मेनियम, आयरन, तो जर्मेनियम। इसे याद रखना बहुत ज़रूरी है। अब आते हैं यौगिक। यौगिक क्या है? जब दो से अधिक पदार्थ यानी तत्वों को हम लोग नियमित रूप से मिला देते हैं, रासायनिक तौर पर मिला देते हैं और यौगिक बन जाते हैं। ठीक है। वे पदार्थ जो दो या दो से अधिक तत्वों के नियमित अनुपात में रासायनिक तौर पर संयोजन से बनता है यौगिक कहलाता है, और जिन्हें अलग भी नहीं किया जा सकता। जैसे जल को क्या बोलते हैं? H2O। इसका रासायनिक नाम क्या है जल का? H2O।
तो ये जल है, इसे आसानी से अलग नहीं किया जा सकता। इसको हीट भी करे तो वाष्प जो बनेगा वो भी H2O ही रहेगा। इसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग नहीं कर सकते। एक ही टेक्निक है इसको हम लोग अलग करने का, वो विद्युत के जरिए किया जाता है। नॉर्मली तो नहीं कर सकते, ना छान के ना आपके अंदर भी किसी तरह से नहीं कर सकते। यह दो तत्व हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। दो या दो से अधिक तत्वों के नियमित अनुपात पर, चाहे वो किसी तरह का जल हो, हमारा इसका 2 है तो इसका कितना है 16, 2:16 में है, यानी 1:8 में है। 1:8 में किसी तरह समुद्र का पानी हो, गंदा पानी हो, कुएं का पानी हो, सबका अनुपात नियमित अनुपात में ही रहता है जल, 1:8। हाइड्रोजन का 1 अनुपात है तो ऑक्सीजन का 8 अनुपात है। यही यौगिक है। मिश्रण और यौगिक में क्या अंतर है? मिश्रण और यौगिक में अंतर क्या था कि मिश्रण को हम लोग अलग कर सकते थे आसानी से अनेक विधियों से, लेकिन यौगिक को इतना आसानी से अलग नहीं कर सकते। तत्व या यौगिक केवल मिश्रण बनाने के लिए मिलते हैं, केवल मिश्रण बनाने के लिए मिलते हैं, कोई नया पदार्थ नहीं बनता, किसी नए पदार्थ का निर्माण नहीं करते। संगठन परिवर्तनीय होता है। मिश्रण में उपस्थित घटक अपने गुणधर्मों को दर्शाते हैं। घटकों को भौतिक विधियों द्वारा सुगमता से पृथक किया जा सकता है। तो मिश्रण का है, अगर आप बात कर रहे हैं यौगिक का, तो एक पदार्थ क्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। नए पदार्थ का संगठन सदैव स्थायी होता है, अपने द्रव्यमान के अनुसार एक निश्चित अनुपात में ही एक साथ मिलते हैं। नए पदार्थ के गुण धर्म पूरी तरह भिन्न होते हैं। घटकों को केवल रासायनिक या विद्युत रासायनिक प्रक्रिया द्वारा ही पृथक किया जा सकता है, अभी बात किए थे। ठीक है, तो इस तरह से ये कॉन्सेप्ट है, इसको ज़रूर कॉपी कर लें। अब हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को डील करते हैं, देखते हैं कितना सॉल्व होता है। पहला प्रश्न है, निम्न में कौन शुद्ध पदार्थ है? दूध, रक्त, जल या मिश्र धातु? दूध, रक्त, जल या मिश्र धातु? तो मिश्र धातु से नाम ही से पता चल रहा है ये शुद्ध पदार्थ नहीं हो सकते हैं। शुद्ध पदार्थ का मतलब जिसे अलग नहीं किया जा सकता। यहाँ पर रक्त है, जल है, और तब हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? जल। ये हमारे शुद्ध पदार्थ हैं, H2O। ठीक है, ये एक तरह का यौगिक है, ऐसा नहीं कि यह मिश्रण है या यौगिक है, इसको अलग नहीं कर सकते। हमारा अगला प्रश्न है, क्या है यह हमारा? जल। निम्न में कौन अशुद्ध पदार्थ है? निम्न में कौन अशुद्ध पदार्थ है? सोडियम, वायु, हाइड्रोजन या अमोनिया? अशुद्ध की बात करें तो यहाँ जो हमारा आ रहा है, ये जितने भी सोडियम हो, हाइड्रोजन हो, ये दोनों क्या है? हमारे तत्व हैं, ये दोनों हमारे तत्व हैं। अमोनिया, तो अमोनिया हमारा यौगिक है, NH4, ये हमारा यौगिक है। वायु ही हमारा क्या है? अशुद्ध पदार्थ है, तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा वायु। राइट। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में कौन मिश्रण है? मिश्रण का अर्थ क्या होता है? जिसमें दो या उससे अधिक पदार्थ मिलते हैं और नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। चांदी, तो ये तत्व है। हाइड्रोजन, तो तत्व है। जल, तो यौगिक है। वायु ही हमारा मिश्रण होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में कौन समांगी मिश्रण है? समांगी का मतलब मिक्स तो होगा, परंतु दिखेगा भी नहीं, हर जगह सेम अनुपात में सभी जगह संगठक समान रूप से होंगे। वायु, सोडा जल, मिट्टी, लकड़ी, तो हमारा सही उत्तर यहाँ हो जाएगा सोडा जल, इसमें नहीं दिखेगा। अगला है, विषमांगी मिश्रण कौन है? विषमांगी, सिरका, सोडा जल, बर्फ या वायु? तो विषमांगी हमारा वायु आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में कौन विषमांगी मिश्रण का उदाहरण है? चीनी प्लस जल, साधारण नमक प्लस जल, फिटकरी और जल, मिट्टी, तेल और जल? तो विषमांगी का मतलब जिसे अलग अलग दिख रहा है, तो मिट्टी का तेल और जल हमारा विषमांगी मिश्रण के उदाहरण है। प्रश्न है, समांगी मिश्रण को क्या कहा जाता है? निलंबन, विलयन, कोलाइडी या इनमें से कोई नहीं? तो समांगी मिश्रण कौन होगा? उदाहरण अभी देखे थे, विलयन में समांगी मिश्रण होते हैं, निलंबन और कोलाइडी विषमांगी मिश्रण होते हैं। निम्न में कौन विलयन है? वायु, सोडा जल, दूध या इनमें से कोई नहीं? तो हमारा विलयन में जो समांगी मिश्रण होते हैं वो हमारा है सोडा जल।
निम्न मिश्रणों में से विलयन की पहचान करें। विलयन कौन है? मिट्टी, समुद्री जल, कोयला या वायु। तो विलयन मतलब घोल का बात किया जा रहा है, तो मिट्टी तो है नहीं, कोयला भी नहीं होगा, वायु भी नहीं होगा। यहाँ पर हमारा विलयन जो होंगे वो समुद्री जल होगा, उसमें बहुत सारे तत्व मिले होते हैं, यौगिक मिले होते हैं। अगला प्रश्न है, कौन उपधातु है? सोना, चांदी, सोडियम या जर्मेनियम। ये जर्मेनियम लिखा हुआ है, ठीक है। तो अभी देखे थे उपधातु के उदाहरण में सिलिकॉन, ये सब क्या थे? जर्मेनियम, ये सब हमारा उपधातु है। बाकी तो धातु है। जितने यहाँ 3 ऑप्शन दिए हैं वो सब क्या है? धातु है, और जर्मेनियम हमारा उपधातु है। अगला प्रश्न है कि सोरे के जल में विलयता 20 डिग्री सेल्सियस पर 31.5 है, तो उस ताप पर 10 ग्राम जल में कितनी संतृप्त बन जाएंगे? कितना सोर घुलाया जाए कि संतृप्त बन जाए, विलयन संतृप्त बन जाए? तो यहाँ कितने दिया हुआ है? 31.5। अगर एक का कितना है? 31.5 की बात किया जा रहा है, तो इसे 10 से डिवाइड करें तो कितना आ जाएगा? अगर 31.5 को इसके तत्व से डिवाइड किया जाए तो 3.15 ग्राम बनेगा, 3.15 ग्राम। अगला प्रश्न है, कौन निलंबन है? कौन निलंबन है? कोका कोला, सोडा जल, धुआं या गोंद। निलंबन यानी एक तरह का विषमांगी मिश्रण होंगे, ये खुले आंखों से दिखाई देंगे और इनका परिवर्तन, ये प्रकाश को परिवर्तित कर सकते हैं। कोका कोला, सोडा जल, धुआं या गोंद। तो हमारा क्या हो जाएगा? हमारा सही उत्तर हो जाएगा धुआं। निलंबन क्या है? तो धुआं है, ठीक है। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। जितने भी क्लास 9 के सबको शेयर करें। थैंक यू।